नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेन हेडिंग है आपकी वेब सर्विसेज। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज आपकी ये मेन हेडिंग है, जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग वेब सर्विसेज मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हुए जो आप सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे नाम, मैक्सिमम नाम जो इसमें लिखे हुए हैं बोर्ड पे, उससे आप लोग बहुत हद तक फैमिलियर हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला आता है आपका www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार, जब भी ये टॉपिक आया होगा, जब ये डिस्कस हुआ होगा, कि जो टिम बर्नर्स-ली है, अभी हैं, जिंदा हैं, एक साइंटिस्ट हैं टिम बर्नर्स-ली, नाम सुना होगा आप लोगों ने क्लास में ही। तो उन्होंने ये वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया था। ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड वेब तब तक काम नहीं कर सकता था जब तक TCP/IP प्रोटोकॉल डेवलप नहीं हुई। जब TCP/IP प्रोटोकॉल डेवलप हुई, उसको विंडसर्फ ने उसको डेवलप किया, तब जाके ये वर्ल्ड वाइड वेब एग्जिस्टेंस में आया। मतलब ये डेवलप तो हो चुका था, एक कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो चुका था, लेकिन बिना TCP/IP के वो यूजलेस था। इसीलिए फादर ऑफ इंटरनेट टिम बर्नर्स-ली को नहीं कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंडसर्फ। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने 1991-92 में वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है कि ये देखो, ये वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, इंटरनेट एक नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड वेब एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट के थ्रू रन करती है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब से मतलब ये है कि वेब पेजेस का ऐसा कलेक्शन जो एक नेटवर्क के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब पेजेस जो भी चीज़ें होती हैं वो वेब पेजेस का कलेक्शन ही तो होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो ये सब कुछ उसी के अंडर में आता है। मतलब जो भी वेबसाइट जो है, वो सब जो वेब पेजेस हैं, उनको हम एक्सेस करने के लिए इस वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं। तो इसको नेटवर्क कहना सही उतना सही नहीं होगा, हालांकि बहुत सारी डेफिनेशन में लिखा होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क, लेकिन ये नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क तो आपका इंटरनेट है जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब रन करता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें, एक नहीं है। बहुत सारी बुक में कन्फ्यूज़ करने के लिए लिख दिया जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिनोनिम ऑफ इंटरनेट। ऐसा नहीं है, दोनों अलग है, दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कई सारे नेटवर्क को मिलाकर बना है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो उसी जो उस इंटरनेट का यूज़ करते हुए रन करता है। तो ये एक तरह की फैसिलिटी है। ठीक है, दूसरी इसमें टॉपिक आता है HTML। पहले भी आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। देखो, एक वेबसाइट क्रिएट होने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, लेकिन जो वेबसाइट के पेजेस आपको दिखते हैं, जो भी वेबसाइट पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फेसबुक की वेबसाइट हो, चाहे वो हमारे स्कूल की वेबसाइट हो, वो जो पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, वो जो पेज है वो HTML में ही क्रिएट होगा। अभी तक दूसरी ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं बनी है। HTML का एक एडवांस वर्जन बनी है DHTML, डायनामिक HTML, लेकिन वो भी HTML ही है। ठीक है, तो HTML को छोड़कर और ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं बनी जिसमें वेब पेजेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा सके। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब में आपका पाइथन यूज़ होती है, और बहुत सारी इंस्टाग्राम है, इन सब में पाइथन यूज़ होती है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं उनके सारे डेटा को कैप्चर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन जो पेजेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जो पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं आपके मोबाइल पर या आपके इंटरनेट पर, वो जो पेज है सिंगल पेज, वो पेज आपका HTML में ही क्रिएट होता है। दूसरी कोई लैंग्वेज बनी ही नहीं है अभी तक। हो सकता है भविष्य में बन जाए, बात अलग है। फिलहाल अभी तक के लिए एकमात्र यही लैंग्वेज है जिसमें हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों एक नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है HTML और XML। ठीक है, तो किसी भी तरह के XML क्या होता है इसके बाद बताएंगे। किसी भी तरह के वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए नहीं, सॉरी क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। बाद में वो पेजेस जो है वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कोई भी वेब पेज जो क्रिएट होते हैं, ऐसे वेब पेज जो स्क्रीन पे हमें शो होते हैं, वो सब कुछ हमारा HTML पे होता है। चाहे वो फेसबुक का वेब पेज हो, चाहे वो किसी और वेबसाइट का वेब पेज हो, चाहे वो हमारे स्कूल की वेबसाइट का वेब पेज हो, सब कुछ HTML में ही बिना HTML को क्रिएट किए कोई भी इस तरह के एप्लीकेशन बन ही नहीं सकती। उसमें और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, लेकिन उसमें डिस्प्ले वाला पार्ट जो है वो HTML के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, XML क्या होती है? इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML से XML जो आप लोगों का क्लास, अब तो XML कोर्स से हट गई है, लेकिन शायद आप लोगों को याद हो जो अब क्लास में आते हैं, उसमें को मैंने XML पढ़ाई थी। एक लास्ट में चैप्टर था जब आप लोग क्लास 10th में थे, तो उसमें XML पढ़ाई गई थी। HTML में जो टैग होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर हर काम टैग से होता है।
जैसे ये इसमें कोड इनको कोड नहीं कहते, इनको एक अलग नाम, इनके जो मतलब इसमें जो भी चीज़ें HTML में जो बनाते हैं, HTML हेड टाइटल थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो, तो इनमें जो भी कोड यूज़ किया जाता है उनको एक नाम दिया गया है टैग, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है कि पहले सबसे पहले HTML टैग होगा, फिर हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा, फिर उसके अंदर बहुत सारी टाइटल होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो सारा काम टैग्स के थ्रू होता है और हर टैग्स को उसी के सीक्वेंस में लगाना होता है। XML में क्या होता है, इसमें जो टैग्स होते हैं यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब ये टैग्स हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग शायद आप लोगों को ध्यान हो XML में टैग क्रिएट करने वाला क्वेश्चन बताया था, वो एग्जाम में आया भी था आपके बोर्ड एग्जाम में। अब तो XML हट गई है, क्लास 10th में अब नहीं यूज़ होती है, बिल्कुल हटा दी, उसका कोई खास यूज़ भी नहीं है। HTML का तो यूज़ XML का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका काम जो होता है ये डेटा को कैरी करती है। जो मेल हमारी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो वहाँ पर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कैरी करने की प्रोसेस है वो हमारी XML करती है। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए HTML का यूज़ होता है, डेटा को कैरी करने के लिए XML का यूज़ होता है। मेल्स के थ्रू या किसी और चीज़ मैसेजेस के थ्रू जो भी हमारा कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसमें XML का बहुत बड़ा रोल होता है। वो जो टैग्स क्रिएट होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप से टैग्स क्रिएट हो जाते हैं। जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में जो डेटा वेटा फिल करते हैं वो सब कुछ हमारा XML टैग्स में अपने आप से, वो जो वेबसाइट है, अगर हमने कोई वेबसाइट इस तरह की है जिस पे हम अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं या जैसे आप लोगों का CBSE फॉर्म फिल होता है, तो वो अपने आप से उसमें XML टैग्स क्रिएट होते जाते हैं। वो उस तरह उन्होंने बनाया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से आपके नाम का XML टैग, जैसे आपका जो भी नाम है तो नेम नाम का XML टैग बन जाएगा, फिर फादर नेम नाम का XML टैग बन जाएगा, फिर मदर नेम नाम का XML टैग बन जाएगा। तो हर जितने चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी सबका अपना अलग अलग टैग बन जाएगा और वो सारा डेटा यहाँ से आप हमारे सिस्टम से डायरेक्टली CBSE के सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाएगा। CBSE का कोई कंप्यूटर नहीं होगा, उनके पास भी एक बड़ा सर्वर होगा और शायद मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर से चलता होगा, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी ब्रांचेस हैं, इंडिया में ही नहीं बाहर भी हैं। तो वहाँ पे जो डेटा है वो हज़ारों लोगों का डेटा है, लगभग 22,500 21,000 22,000 तो स्कूल एफिलिएटेड हैं उससे। तो वो सारा डेटा, बहुत सारा डेटा है, तो वो सारे डेटा को कोई सिंगल कंप्यूटर से नहीं मैनेज करते होंगे। वहाँ पर सुपर कंप्यूटर तो नहीं, लेकिन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़रूर होगा जिससे ये सारा चीज़ मैनेज होती होगी। तो ये जो भी फॉर्म फिल करते हैं हम लोग ऑनलाइन या जो भी इस तरह का डेटा प्रेजेंट करते हैं वो सब कुछ उसमें XML का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें अपने आप से टैग क्रिएट होते हैं। आप लोग भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है क्लास 10th में, तो उसमें वो जो टैग बनते थे वो अपने आप से टैग बन जाते थे। जो भी है, कोई भी इंसान है तो उसके नाम का टैग बन जाएगा, उसके फादर के नाम का टैग बन जाएगा, उसके जो भी डेटा आप इनपुट करते जाएंगे सबका अपना अपना ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग अपने आप से बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे यूज़र डिफाइंड टैग होते हैं। इसको हम, इसके टैग्स को हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन HTML के टैग को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो प्री डिफाइन होते हैं। वो लैंग्वेज क्रिएट करते समय जैसे कि बना दिए गए हैं एज इट इज़ हमको वैसा ही यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका डिटेल नहीं है आपके कोर्स में। ठीक है, HTML आप लोगों ने पहले पढ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल यहाँ पर सिर्फ पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। बाकी तो वो आपके 2-3 चैप्टर क्लास 10th में आपने देखे हैं किस तरह से वेब पेज क्रिएट होते थे, क्या थोड़ा बहुत उसमें बताया गया, बहुत तो नहीं बताया गया, बहुत बता पाना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें उसमें बताई गई हैं किस तरह से वेब पेज क्रिएट किए जाते थे HTML का यूज़ करके। ठीक है, HTTP बताइए आपको, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज इसको यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया, पहले भी टॉपिक कई बार डिस्कस हुआ है, लेकिन ये इसको इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये वेब सर्विसेज का पार्ट है। जो भी वेब पेजेस आप लोग देखते हो तो वो HTTP के थ्रू ही आप तक पहुंचते हैं। TCP IP प्रोटोकॉल तो वर्क करती ही है, लेकिन जो पेजेस हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहे हैं उसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही डिस्प्ले कराने में हेल्प करती है। देखो कैसे, जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ये है google.com टाइप करते हैं, लेकिन हम टाइप करते हैं google.com, बाकी ये अपने आप से इतना पार्ट को बाय डिफॉल्ट अपने आप से ले लेता है। बाय डिफॉल्ट http/www जो है वो सब जितनी भी वेबसाइट, अगर हम ब्राउजर से ओपन कर रहे हैं, हम ब्राउजर की बात कर रहे हैं, हम ऐप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऐप की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर हम ब्राउजर से कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं ब्राउजर का यूज़ करते हुए, तो http://www. इतना वो बाय डिफॉल्ट अपने आप से ले लेता है ब्राउजर। उसके बाद का जो पार्ट होता है उसको वो हमको टाइप करना पड़ता है, या अगर पहले से सेव है तो अपने आप से G दबाते ही वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो इतना पार्ट टाइप करने के बाद ही हमारा ये वेबसाइट ओपन होती है। तो URL मैंने लिखा हुआ, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, किसी भी हर वेबसाइट का अपना अलग अलग एड्रेस होता है। फेसबुक का www.facebook.com होगा, जीमेल का www.gmail.com होगा,
रेडिफ मेल का www.rediffmail.com होगा। तो हर वेबसाइट का जो अपना एड्रेस होता है उसी को बोलते हैं टेक्निकल टर्म में URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है वो URL होता है। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम बोलते हैं URL। तो ये HTTP जो है ये उस वेबसाइट के पेजेस एक्सेस करने में बहुत इसका मेन रोल होता है। हर वेबसाइट के स्टार्टिंग में या तो HTTP लिखा होगा या तो HTTPS लिखा होगा। ये अपने आप से होता है, तो हमें लिखाने की जरूरत नहीं है। आप मतलब आप तो बिल्कुल भी नहीं शुरू करता है, लेकिन जब शुरू में यूज़ करते थे 99 में 98 जब इंटरनेट यूज़ करते थे तो वहाँ www भी टाइप करना पड़ता था। HTTP तो अपने आप से, लेकिन वो दिखता था कि HTTP लिखकर कुछ आ रहा है, तब उसका मतलब नहीं पता था। अब उसका मतलब पता चला इतने सालों बाद कि HTTP का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उसका एक टेक्निकल नेम है, उसी को बोलते हैं URL। डोमेन नेम क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। डोमेन नेम के लिए देखो, डोमेन नेम में क्या है, ये जो www है ये HTTP है, ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। ये है आपका डोमेन। google.com जो है वो आपका डोमेन। हर वेबसाइट का अलग अलग डोमेन होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता। चाहे लाखों वेबसाइट हो, चाहे करोड़ों वेबसाइट हो, चाहे एक सिंगल डिजिट का ही डिफरेंस हो, लेकिन डोमेन नेम कभी भी, जैसे मेल आईडी सेम नहीं हो सकती, वैसे ही डोमेन नेम सेम कभी नहीं हो सकता है। ये .com .edu ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो बीच में देखो, वैसे तो डोमेन इस पूरे को कहते हैं, ये पूरा आपका डोमेन है, लेकिन इसकी भी कैटेगरी है। इसमें ये है मेन डोमेन है, वो ये है, इसको बोलते हैं हाइलाइटेड डोमेन या डोमेन एक्सटेंशन। जो .com .in .edu .gov जो करके आता है, इसको डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। वैसे तो मैक्सिमम बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि google.com लिखा हुआ है तो यही डोमेन नेम होता है। तो हर वेबसाइट का अपना अलग अलग डोमेन होगा। देखो हम लोगों की जो स्कूल की वेबसाइट है उसमें क्या है, इसका है ST कॉलेज edu, ST कॉलेज फिर है edu, यहाँ edu लगा होगा। कारण क्या है कि हो सकता है कि ST कॉलेज नाम से पहले वेबसाइट बन चुकी हो, तो जब एक बार डोमेन किसी के नाम से रजिस्टर हो गया एज इट इज, तो दूसरा स्कूल अगर उसी नेम मिलते जुलते नाम का है तो वो उसको एग्जैक्टली वैसे नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत चेंज करके कर सकता है। ST कॉलेज edu कर दो, ST कॉलेज BK कर दो, कुछ भी कर दो, एक पॉइंट का चेंज करो, चाहे एक अल्फ़ाबेट का चेंज करो, चाहे एक डिजिट का चेंज करो, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। सेम एज इट इज हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डोमेन, यहाँ पर जो भी डोमेन होता है हर वेबसाइट का, करोड़ों वेबसाइट बनी हुई हैं, करोड़ों क्या करोड़ों से भी ज़्यादा होंगी, और हर वेबसाइट में कोई ना कोई डोमेन, उसका कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। ये एज इट इज़ कभी वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सेम नेम की दो वेबसाइट हो। मैंने पहले भी कहा, चाहे एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस हो, चाहे एक पॉइंट का डिफरेंस हो, चाहे ये भी हो सकता है कि .com हो, .gov हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली एक जैसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ये .com .gov जो होता है ये सब आपका होता है डोमेन एक्सटेंशन। वैसे तो ये डोमेन नेम का ही पार्ट होता है, लेकिन नॉर्मली इसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हर उसके लिए अलग है। .com का मतलब होता है कमर्शियल, कई सारे होते हैं, .com होता है, .gov होता है, .in होता है, .edu होता है, ठीक है, .net होता है, ठीक, इस तरह से बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ सबका अपना अपना मतलब है। कंट्री वाइज भी होते हैं, इंडिया का .in है, पाकिस्तान का .pk है, इस तरह करके बहुत सारे हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग। .com का मतलब कमर्शियल होता है, GOV का मतलब गवर्नमेंट होता है, EDU का मतलब एजुकेशनल होता है, और .net का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, इस तरह के अगर कमर्शियल वेबसाइट है .com लगा होगा। देखो जैसे आपको कभी ध्यान हो Amazon.in यूज़ करते हैं, तो Amazon.in जो है वो इंडिया के लिए बनाई गई, उसको जो प्रोडक्ट दिखाते हैं वो इंडिया की मार्केट के हिसाब से दिखाते हैं। लेकिन Amazon.com करके भी एक वेबसाइट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बनाई है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी दिखाएंगे जो हमारी कंट्रीज़ में के लिए यूजलेस है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कंट्री में नहीं काम आती हैं, नहीं उनका कोई यूज़ होगा, उस पर वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। तो वो दोनों वेबसाइट अलग अलग है। जो हमारी Amazon.in है वो हमारी इंडिया के हिसाब से बनी हुई है, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड रन करती है वो है Amazon.com। वैसे अगर आप Amazon.com ओपन करेंगे तो सीधे वो आपको पहले .in पर ही लेके जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो नॉर्मली वो उसी पे वो लोग इंटरलिंक करते हैं, जिससे कि हम उन प्रोडक्ट को परचेज करें। तो मतलब डोमेन नेम से कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जो हमेशा डिफरेंट है। .com बहुत सारी वेबसाइट में होगा, www सब में लगा होगा, लेकिन ये पार्ट जो है ये हमेशा हर वेबसाइट का अपना एक सिंबल होता है। कभी भी वो कोई दो वेबसाइट में
जीमेल पे आईडी बनाई है तो सेम नेम से 2 आईडी नहीं बन सकती, लेकिन सेम नेम से 2 अलग अलग वेबसाइट पे आईडी बन सकती है। कि हमें मेरी एक आईडी याहू पे रन करती है वो भी वही है, और मेरी ही एक आईडी जीमेल पे रन करती है वो भी वही है। लेकिन वेबसाइट के केस में ऐसा नहीं है। वेबसाइट का जो डोमेन है वो हमेशा एक जैसा होता है। लास्ट 2-3 पॉइंट और बचे हैं। वैसे आप लोगों को पता है वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट का सीधी एक लाइन की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस कहना ज़्यादा जरूरी होगा कि एक जैसे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं वेबसाइट। भाई एक पेज पर आपका ई-कॉमर्स दिखा रहा है, दूसरे पेज पे स्पोर्ट्स दिखा रहा है, तो वो थोड़ी ना माना जाएगा, वो तो कोई वेबसाइट हुई ही नहीं। भाई ये जो भी वेबसाइट फॉर्म होती है, अगर आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उस पर जितने भी पेजेस होंगे उस पर आपको सामान बेचने या खरीदने की सुविधा देंगे। इंटरटेनमेंट की वेबसाइट है तो उस पर प्रोग्राम्स होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही वेबसाइट में सब कुछ मिला दिया हो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसी को बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट तो सबको पता ही है, सारे लोग जानते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर कंप्यूटर हो सकता है और कंप्यूटर का कई सारे कंप्यूटर का कलेक्शन भी हो सकता है और एक अलग सर्वर भी हो सकता है। वेब सर्वर से मतलब जहाँ पर भी वेबसाइट स्टोर होती है, जहाँ से वो रन कर रही होती है, वो कंप्यूटर या वो सर्वर उस वेबसाइट के लिए वेब सर्वर होता है। जो भी बड़ी जो छोटी वेबसाइट है, जैसे मान लो एक स्कूल की वेबसाइट है, तो वो किसी कंप्यूटर में सेव होगी, कहीं पर स्कूल के अंदर नहीं, कहीं पर सेव है वो, तो वहीं से वो रन करती है। हम कहीं से भी ओपन करेंगे वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि वो स्कूल की वेबसाइट, उसमें ज़्यादा फीचर है नहीं, उसमें सारा डेटा डिस्प्ले करता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे फेसबुक जैसी वेबसाइट है या यूट्यूब जैसी वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें, इनमें बहुत सारा डेटा आता है बाहर से, वो सारा डेटा स्टोर करना, उसको डिस्प्ले कराना, उन सब के लिए नॉर्मल कंप्यूटर हैंडल ही नहीं कर सकता है। ऐसी वेबसाइट जिनको लाखों करोड़ों लोग एक्सेस करते हैं, उनको नॉर्मल कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता। ऐसी वेबसाइट को हैंडल करने के लिए या तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े सर्वर लगाने पड़ते हैं जो कि उसको हैंडल करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं वेब सर्वर, जो कि वेबसाइट को रन करने में, एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक सिंगल कंप्यूटर भी हो सकता है, कई सारे कंप्यूटर का कलेक्शन भी हो सकता है, कई सारे बड़े बड़े सर्वर्स का भी कलेक्शन। सर्वर मैंने बताया सर्वर भी एक टाइप की मशीन होती है, उसी तरह से आपका वेब सर्वर का मतलब जो इंटरनेट का यूज करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारे वेब पेजेस को रन करवाता है, हमारी वेबसाइट को रन कराता है, उसकी हैंडलिंग को चेक करता है, उसकी सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। मतलब वो अकेले नहीं करता है, लोग करवाते हैं उससे चीज़ें, तो वो होता है हमारा वेब सर्वर। लास्ट पॉइंट है इस आपकी पीडीएफ का, वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग नाम से लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो वेब पेजेस को अपलोड करते हैं हम लोग नहीं, मतलब जो भी लोग करते हैं वेब पेजेस को अपलोड करना, वेब पेजेस को हटाना वहाँ से, यही इसी को वेब होस्टिंग कहते हैं। भाई वेब, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट है, उसमें सब टाइम पर चेंजेस किए जाते हैं। अगर मान लो जैसे इस साल का सेशन है तो उसमें चेंजेस, अभी आप लोग ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो ये जो उसमें चेंजेस जो लोग जो करते हैं, इसी को वेब होस्टिंग बोलते हैं। उसका अपना एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू उसमें चेंजेस किए जाते हैं। उसमें अगर भाई इस साल की, अगले साल की जो है, तो अगले साल जो इवेंट्स हुए होंगे, जैसे अगले साल का है तो अगले साल नहीं गए, पिछले साल का है, पिछले साल का, तो पिछले साल से पहले वाला साल जो रहा होगा उसमें जो इवेंट्स होंगे वो वेबसाइट की पिक्चर्स वेबसाइट पे डिस्प्ले किए गए होंगे, उनकी पिक्चर्स डिस्प्ले। इस साल अगर आप खोलेंगे तो पिछले साल जो आप लोगों ने स्पोर्ट्स इवेंट और जो सारी चीज़ें की थी उसकी पिक्चर्स डिस्प्ले की गई हैं। तो हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो ये जो चेंजेस करने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब कोई भी वेबसाइट है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, किसी तरह का उसमें नया चेंज, कुछ नया अपलोड करते हैं, कुछ नया डिलीट कर, कुछ उसमें से डिलीट करते हैं, कुछ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये सब कुछ हमारा वेब होस्टिंग के अंतर्गत आता है। तो वेब होस्टिंग कोई बहुत हवा चीज़ नहीं है। वेब होस्टिंग का मतलब है कि अब कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर किसी भी तरह के चेंजेस करना, उसमें कुछ अपलोड करना, कुछ उस पर डिलीट करना, कुछ उस पर डाउनलोड करके उस पर सेट करना, ये सब कुछ हमारा वेब होस्टिंग में आता है। मतलब एक तरह से कर लो वेबसाइट की एडिटिंग, जनरल लैंग्वेज में कहें तो वेबसाइट में जो एडिटिंग हम लोग करते हैं, अगर मान लो कोई स्कूल की वेबसाइट है, कॉलेज की वेबसाइट, तो स्कूल वाले या कॉलेज वाले उसमें जो चेंजेस करवाते हैं खुद अब जिसके भी थ्रू, तो उसी को बोलते हैं वेब होस्टिंग।
मेरे हिसाब से चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक दो हो सकता है ये लास्ट वीडियो, और अगर कुछ पॉइंट छूटे रह गए, जैसा मुझे डाउट है कि शायद टेलनेट वाला पॉइंट एक दो और पॉइंट है जो छूट गए हैं, तो उसको जो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में वो आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। लेकिन लगभग 99% आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और हो सकता है एक भी पॉइंट छूटे ना हो तो ये 100% आपका कंप्लीट माना जाए। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग वाला पार्ट मोबाइल के थ्रू हो जाएगा। मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम रन करा सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना, उसका वीडियो बना के भेज देंगे किस तरह से वो इंस्टॉल होता है, तो उसको इंस्टॉल करके आप उस पर, लेकिन जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो मोबाइल से नहीं हो पाएगा। तो अभी जैसे मतलब कुछ लग रहा है कि सितंबर के बाद से स्कूल्स में बच्चों को आना अलाउड कर रहे हैं, वो मतलब क्लास के लिए नहीं, बच्चे पूछने के लिए आ सकते हैं। तो हो सकता है कि हफ्ते 30-40 दिन के बाद एक नवंबर से या 1 दिसंबर से रेगुलरली क्लास 9, 10, 11, 12 वो स्टार्ट करवा दे गवर्नमेंट। तो वो वाले सारे जो बचे हुए चैप्टर हैं, जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो उसमें कवर करेंगे, क्योंकि बिना लैब के उसको कवर करने का कोई मतलब नहीं है। वो कितना भी पढ़ा लेंगे वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको लैब में नहीं करते हो। ठीक है, तो जितना भी जो आपका जितना भी यहाँ पे कवर हो पाएगा वीडियोस के थ्रू, तो आपका पाइथन वाला पार्ट, पहले पाइथन वाला पार्ट ही कवर करेंगे, उसके बाद हम डेटाबेस वाले पार्ट में जाएंगे। 3 पार्ट में आपका कोर्स डिवाइडेड है, नेटवर्किंग, डेटाबेस और पाइथन। तो नेटवर्किंग वाला पार्ट इस वीडियो के साथ खत्म होता है। अब नेटवर्क पूरा 10 नंबर का पूरा कवर करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि पहले ही जो चैप्टर है ये चैप्टर दो चैप्टर था, अब वो इस साल से 1 चैप्टर कर दिया, इसीलिए इतना ज़्यादा बड़ा, इसमें इतने सारे पॉइंट हैं। लेकिन ये सब 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी आपका टेक्निकली 10 मार्क्स का पार्ट कवर हो चुका है, और टेक्निकली एक ही चैप्टर कवर हुआ है, लेकिन वो चैप्टर सबसे हैवी था। बाद वाले चैप्टर्स जो हैं वो उतने बड़े चैप्टर नहीं होंगे, इतना 2 महीने का टाइम आपको नहीं लगेगा। अब तो वैसे भी तेज़ी से कोर्स चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग रेगुलरली वीडियो देखते रहें, और जहाँ पर भी कोई डाउट हो वो पूछते रहें। ओके, थैंक यू।